सो आई मीन बेसिकली क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। बस अजान ख़त्म हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग अपनी क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं। बस इसके अंदर हम लोग पिछली क्लास हम लोगों की सही से नहीं हो पाई थी। उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट रेवलेशन, वेज ऑफ रेवलेशन और कंपाइलेशन ऑफ कुरान करना था। कंपाइलेशन ऑफ कुरान आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। वो आप लोगों को इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगी। आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान का ही पार्ट है, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को जो आज टॉपिक करा रहा हूँ, उसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि ये आपके पास पेपर 1 में भी आएगा और ये आपके पास पेपर 2 के अंदर भी आएगा, सही है? पेपर 2 के सवालात थोड़े मुश्किल आते हैं, लेकिन पेपर 1 के अंदर इसके अंदर सिर्फ़ 2 टाइप के सवालात आते हैं, सही है? अब मेरे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूँ, सोर्सेज़ ऑफ इस्लामिक लॉ। सोर्सेज़ ऑफ इस्लामिक लॉ। इस पे 2 टाइप के सवाल आएँगे, एक 10 मार्क का आएगा और दूसरा 10 मार्क का आएगा। 4 मार्क्स वाले जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं जो अभी सारी बातें आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ, जो सोर्सेज़ ऑफ इस्लामिक लॉ जो है 10 मार्क वाले, सही है? कि 10 मार्क में इस पे किस टाइप का सवाल आ सकता है। तो 10 मार्क के अंदर इसके पास एक जो सवाल आएगा वो आएगा हदीस प्लस कुरान, और एक जो 10 मार्क का आएगा उसके अंदर आपसे 4 सोर्सेज़ पूछी जाएँगी।
कि आपका 4 सोर्सेस का क्या रिलेशन है, सही है? सर, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ पे किस टाइप के सवाल आते हैं? तो बेटा मैंने आपको 2 सवालात बता दिए कि किस टाइप के सवालात आते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको सवाल पहले ये एक चीज़ बता दूँ कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ होता क्या है? सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ बेसिकली आपके पास हमारे पास इस्लाम के अंदर हम जो सोर्स यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग लॉज़, जब हम एक कानून बनाना है, एक लॉ बनाना है, तो हम जो सोर्सेज यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, सही है? अब इसके अंदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के अंदर जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो 4 सोर्सेज आपको पढ़नी है। बहुत से टीचर्स आगे की भी सोर्सेज पढ़ाते हैं, आपके कोर्स के अंदर नहीं है, सही है? अब सबसे पहली जो है वो आपके पास है कुरान, दूसरी जो है वो आपके पास है हदीस, तीसरी जो है वो आपके पास है इज्मा और जो चौथी है वो है कियास, सही है? अब मैं आपको जो कराऊँगा वो उस हिसाब से कराऊँगा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और उसका क्या आंसर हमें लिखना होगा, मैं आपको डायरेक्टली उस तरीके से ही कराऊँगा। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल आएगा, राइट अबाउट फंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना एज़ 2 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ, सही है? ये आपके पास एक सवाल आएगा। ये पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। पेपर 1 में क्वेश्चन 2 में आएगा और पेपर 2 में भी क्वेश्चन 2 के अंदर आएगा। ये दोनों टॉपिक्स जो है आपके कवर करता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सही है? तो सर ये सवाल आएगा, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना एज़ 2 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ। सर हम इसकी पैराग्राफिंग किस तरीके से करेंगे? बेटा सबसे पहले है ना आप एक पैराग्राफ 1 बनाओगे। सर हम पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे? बेटा पैराग्राफ 1 के अंदर सबसे पहले कुरान की तारीफ लिखोगे कि कुरान के बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे, सही है? तो फिर कुरान के बारे में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको एक बात कुरान के बारे में बतानी है कि ये जो है हमारे पास प्राइमरी सोर्स है। सर प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है? बेटा प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि ये जो सोर्स है, ये हमारे पास ऐसी सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ अदर सोर्सेज। ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सोर्सेज है कि मतलब कि अगर इसने कोई रूलिंग दे दी तो ये किसी और का मोहताज नहीं है, और कुरान अगर कुछ कह दे तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुरान के अंदर गलत लिखा हुआ है, सही है? उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास जितने भी वो है लॉज, जितने भी हम लॉज बनाते हैं, तो उसकी जो भी फंडामेंटल सोर्स है वो कौन है? फंडामेंटल सोर्स कुरान है, सही है? सबसे पहले पैराग्राफ में क्या बताओगे? कुरान इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इसके जो लॉज जो ड्राइव होते हैं, जितने भी लॉज है इस्लामिक लॉज, उसकी जो फंडामेंटल सोर्स है वो कौन है? कुरान है, सही है? सबसे पहले फिर आप क्या बताओगे? इसके बाद कुरान की और तारीफें बताओगे। सर क्या कुरान की तारीफें बताएंगे? बेटा आप कुरान की तारीफें ये बताओगे कि ये हमारे लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस है। सर सोर्स ऑफ गाइडेंस कैसे है? आपको कैसे पता चला कि ये सोर्स ऑफ गाइडेंस है? बेटा मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। लिखोगे कुरान सेज। सर कुरान क्या कहता है? तो आप लिखोगे दिस इज द बुक इन इट इज गाइडेंस फॉर दोज हु फियर अल्लाह। जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए क्या है? इसके अंदर गाइडेंस है। क्या है? गाइडेंस। उसके बाद क्या बताओगे कि ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है। कैसे पता चला ये सोर्स ऑफ गाइडेंस है? कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज द बुक इन इट इज गाइडेंस फॉर दोज हु फियर अल्लाह। उसके बाद आप क्या बताओगे?
इसके बाद आप ये बताओगे कि ये हमारे पास जो है कि ये जो है डिपेंडेंट नहीं है, और इसके अंदर आप थोड़ी सी ये बताओगे कि इसके अंदर से है ना लॉज निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? लॉज की एग्जाम्पल्स दोगे, थोड़ी सी एग्जाम्पल दोगे कि लॉज इसने क्या दिए। तो आप सबसे पहले लॉ की एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि आपको इसने इनहेरिटेंस के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इनहेरिटेंस के बारे में बताया। सर कुरान ने इनहेरिटेंस के बारे में क्या बताया? तो आप ये बताओगे, कुरान सेज Allah instructs you regarding inheritance for male, what is equal to share of two females। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इनहेरिटेंस में आपको इन्होंने एक लॉ कुरान ने हमें मौजूद किया है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो 100 करोड़ की थी, सही है। अब ये नहीं समझना कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, सही है, इनकम टैक्स वालों को नहीं भेज देना मेरे घर पे। मसला ये है कि 100 करोड़ सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सही है। अब 100 करोड़ के अंदर आप क्या बताओगे कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां थी, दो बेटियां थी और एक बेटा था। तो बेटे के 50 करोड़ आएंगे, बेटी के 25-25 करोड़ आएंगे। मतलब दो बेटियों के पैसे मिलाकर एक बेटे के पैसे बनेंगे। तो ये सबसे पहली लॉ दिया कुरान ने, खुद अपने उससे खुद स्टैब्लिश कर दिया। तो हम इस पे कुछ और नहीं कह सकते थे। सर इसके बाद क्या होगा? तो आप इसके बाद एक और एग्जाम्पल आप ये बता सकते हो कि कुरान ने हमें जो दूसरी एग्जाम्पल खुद एक लॉ एस्टेब्लिश करा, वो करा थेफ्ट पे। थेफ्ट मतलब चोरी पर। सर क्या एस्टेब्लिश करा? तो आपने उसमें बोला एज टू थीफ, मेल और फीमेल, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आइदर मेल और फीमेल, कट ऑफ हिज और हर हैंड्स, सही है। तो हमें ये लॉ मिल गया कि अगर कोई भी चोरी करेगा तो उसके हाथ कट जाएंगे। उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़की है तो हम इसको छोड़ देंगे, नहीं। अगर कोई मेरी फॉर एग्जांपल मेरे घर पे एक मासी आती थी, उसने चोरी करी, तो उस पे क्या होगा कि उसके हाथ कट जाएंगे। सर हमारे टीचर ने हमें बताया था इस पे एक्सेप्शन होती है। बेटा बिल्कुल एक्सेप्शन होती है, वो हमें हदीस ने एक्सप्लेन करा, लेकिन कुरान ने हमें सिर्फ यही डायरेक्ट लॉ दे दिया कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दो, सही है। तो ये कुरान ने हमें दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक इनहेरिटेंस की आप लिख दोगे, एक आप थेफ्ट की लिख दोगे। सर हमें समझ नहीं आया हमें क्या लिखना था। बेटा मैं वापसी शुरू से बता रहा हूँ। आप सबसे पहले ये बताओगे कि कुरान इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, तो वो डिपेंडेंट नहीं है ऑन अदर सोर्सेज, वो इंडिपेंडेंट है। और अगर वो कोई लॉ दे दे तो वो बेसिकली क्या है, जितने भी इस्लामिक लॉ है उसकी जो फंडामेंटल सोर्स है वो कौन है? कुरान है, सही है। उसके बाद आप ये बताओगे कि कुरान जो है वो एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है। और हमें ऐसा कैसे पता चला? तो आप ये बताओगे कि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि देयर इज गाइडेंस फॉर दोज हु फियर अल्लाह। जो अल्लाह से फियर करते हैं उनके लिए क्या मौजूद है? गाइडेंस मौजूद है, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे? आप पहली एग्जाम्पल बताओगे। पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या? कुरान ने एक लॉ दे दिया कि अगर एक बेटी है तो उस एक लड़का है तो उसका जो शेयर होगा वो दो फीमेल के बराबर होगा। उसके बाद आप क्या बताओगे? थेफ्ट के बारे में बताओगे, चोरी के बारे में बताओगे। तो चोरी के बारे में क्या बताओगे कि चोरी में कहा है कि एस टू थीफ, मेल और फीमेल, कट ऑफ हिज और हर हैंड्स, उसके हाथ काट दो, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे? अब आप दूसरे पैराग्राफ पे आ जाओगे। सर हम दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? बेटा आप हदीस के बारे में लिखोगे दूसरे पैराग्राफ में, हदीस के बारे में लिखोगे। सर हम हदीस के बारे में क्या लिखोगे? आप ये बोलोगे कि ये प्राइमरी सोर्स है। सर और कोई बात बताएं? बेटा ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, सही है। सर और कोई बात बताएं? आप ये बताओगे ये इन अथॉरिटी, मतलब इन मेकिंग लॉ, ये कब आती है? आफ्टर कुरान। क्या आती है? आफ्टर कुरान ये अथॉरिटी में आती है। मतलब ये सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। क्या है? सेकंड सोर्स ऑफ
इस्लामिक लॉ। सही है सर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? बस यही बातें लिखेंगे? नहीं बेटा, अभी आप बहुत सारी बातें लिखोगे। उसके बाद आप ये बताओगे कि हदीस जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला उसकी खुद ही अथॉरिटी दे रहे हैं, मतलब कुरान, कुरान जो है ना खुद उसको अप्रूव कर रहा है। कुरान कैसे अप्रूव कर रहा है? कुरान कहता है नॉर डज ही स्पीक फ्रॉम हिज ओन, इट इज नॉट फ्रॉम ओन बट अ रेवलेशन रिवील्ड। इसका मतलब क्या हुआ सर? बहुत ही मुश्किल अल्फाज आपने लिख दिए बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कुरान खुद कह रहा है कि होली प्रॉफिट अपनी तरफ से बातें नहीं बनाते थे, होली प्रॉफिट वही बातें करते हैं जो कुरान के अंदर रिवील्ड हुआ था। मतलब कि जो कुरान, जो हमें होली प्रॉफिट जो जितनी भी प्रीचिंग करी वो सारे ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह थे, अपनी तरफ से खुद कुछ प्रीच नहीं करा। जो अल्लाह ताला के कमांड्स होते थे वही फॉलो करते थे। तो हदीस की खुद अथॉरिटी मिल गई कि अगर वो सारे वर्ड्स अल्लाह के थे तो इसकी एक क्या है, हम इसकी इज्जत करेंगे और ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। सर हम और क्या लिख सकते हैं? आप ये बताओगे कुरान हमें क्या कहता है? बेटा कुरान हमें एक और बात ये कहता है, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। अल्लाह को भी उबे करो, मैसेंजर को भी उबे करो। तो ये कुरान हमें कहता है। तो कुरान जब हमें ये कहता है तो इससे हमारा फर्ज है कि हम हदीस को क्या करें? फॉलो करें। सर अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, आप हमें कुछ और बताएं। बेटा एक और बात आप ये लिख सकते हो कि हजरत आयशा ने कहा था, हजरत आयशा के पास एक कंपेनियन आए थे, उन्होंने फरमाया था कि अगर मुझे कुरान को समझना है तो मैं क्या करूं, कुरान को अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूं, कुरान की अगर मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखनी है तो मैं क्या करूं। तो उनसे फरमाया गया कि आपको अगर जीता जागता कुरान देखना है तो आप किसको देख लें? होली प्रॉफिट। तो आप लिखोगे हजरत आयशा सेड लाइफ ऑफ प्रॉफिट इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली कुरान। कि ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली कुरान है। तो अगर यही कुरान की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है तो ये कुरान हदीस गलत नहीं हो सकती। हदीस की खुद ही अथॉरिटी मिल गई कि इट इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली कुरान। सर अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए बेटा। एक इमाम शाफी थे, उन्होंने कहा था कि कुरान और हदीस जो है ना वो कभी भी कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकती। सर इतना मुश्किल अल्फाज नहीं बोला करें बेटा। आप अगर ये अल्फाज लिख दोगे तो कुछ चले नहीं जाएगा। मतलब समझ लो कि कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करेगी, मतलब कि हदीस कभी कुरान के खिलाफ नहीं बोलेगा। सर क्यों नहीं बोलेगा? बेटा मैंने आपको इतनी एग्जांपल्स दे दी कि कुरान खुद कहता है ओबे अल्लाह एंड ओबे मैसेंजर। कुरान खुद कहता है कि नॉट डज ही स्पीक फ्रॉम हिज ओन, इट इज नॉट बट अ रेवलेशन रिवील्ड। बेटा हजरत आयशा कहती है लाइफ ऑफ प्रॉफिट इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली कुरान। तो अगर होली प्रॉफिट कुरान को ही फॉलो करते थे और कुरान खुद कह रहा है होली प्रॉफिट को फॉलो करो, तो होली प्रॉफिट कैसे कोई बात गलत बोल सकते हैं? तो ये हमारी सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है और ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। सही है सर। अब हम थर्ड पैराग्राफ बनाएंगे। जी बेटा बिल्कुल थर्ड पैराग्राफ बनाओगे। सबसे पहली अब थर्ड पैराग्राफ में आप बताओगे कि कुरान और हदीस किस तरीके से साथ काम करते हैं, किस तरीके से साथ एक लॉ बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल 1 लिखो। एग्जाम्पल 1 के अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले कुरान क्या कहता है और फिर हदीस उसके रिस्पॉन्स में क्या कहती है। बेटा कुरान कहता है एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात, एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात। सर अगर ये कुरान कहता है तो चले, सही कहता है। अब बेटा सही तो कहता है, बोला नमाज पढ़ो ज़कात दो। नमाज का कहीं तरीका लिखा हुआ है कि आपको कितनी रकातें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है? कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? उसको हदीस एक्सप्लेन करेगी। जैसे कि आपको मैं एक आसान अल्फाजों में बता दूं, जैसे एक घर होता है ना, घर की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, वो कौन सेट करता है? वो सेट करते हैं जो हमारे
बनाने वाले होते हैं। इसी तरीके से कुरान फाउंडेशन लगाता है, लेकिन जो उसकी फिनिशिंग का काम होता है ना, वो सारा हदीस का काम होता है। सही है? तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि कुरान कहता है एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात, लेकिन कुरान उसको एक्सप्लेन नहीं करता। कुरान उसको एक्सप्लेन नहीं करता। क्या एक्सप्लेन नहीं करता? मेथड ऑफ प्रेयर एंड ज़कात। वो कुरान एक्सप्लेन नहीं करता मेथड ऑफ प्रेयर एंड ज़कात। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे कि जो हमारे पास हदीस है वो हमें एक्सप्लेन करती है मेथड ऑफ प्रेयर एंड ज़कात। सर किस तरीके से एक्सप्लेन करती है? तो बेटा आप हदीस के अंदर होली प्रॉफिट सेड, क्या होली प्रॉफिट ने कहा? कि उन्होंने कहा ऑफर प्रेयर एज यू सी मी प्रेइंग। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे नमाज पढ़ो। सर एक सवाल पैदा होता है कि अभी तो होली प्रॉफिट जिंदा नहीं है, मैं कैसे उनको देख के नमाज पढ़ सकता हूँ? तो बेटा थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करें कि होली प्रॉफिट ने अपने कंपेनियंस को बोला था कि ऑफर प्रेयर एज यू सी मी प्रेइंग। उनके कंपेनियंस ने उनको देखा, उसके बाद क्या हुआ कि उनके कंपेनियंस के बच्चों ने कंपेनियंस को देखा, फिर उनके बच्चे 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 इस तरीके से हमारे पास हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया ना। होली प्रॉफिट तो नहीं आए थे या फिर कोई कंपेनियन तो नहीं आए थे, हमें किसने सिखाया? हमारे माँ बाप ने सिखाया, और हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने सिखाया होगा। इसी तरीके से होली प्रॉफिट ने किसको सिखाया? कंपेनियंस को सिखाया। कंपेनियंस ने किसको सिखाया? और लोगों को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, और हमारे पास हमारा दीन पहुंच गया। ऑफर प्रेयर एज यू सी मी प्रेइंग। सर अगर हमारे पास पहुंचा तो बहुत से लोग जो गलत बता दिया होगा या फिर कोई चेंजेस आ गई होंगी। बेटा बिल्कुल चेंजेस आई हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इस्लाम के अंदर काफी सेक्ट्स बन चुके हैं। सेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि फिरके बन चुके हैं, जैसे कि शिया, सुन्नी, इस तरीके से काफी बन चुके हैं। तो उसके अंदर क्या है, सबका एक अलग नमाज पढ़ने का मेथड है और वो फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें, अब हम उसमें डिबेट पे नहीं जाएंगे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जाहिर सी बात है वो आ रहा था जब इस्लाम, तो सबने अलग अलग चीजें फॉलो करी, और हमारे पास हमारे पेरेंट्स ने जो हमें बताया हम वो फॉलो कर रहे होते हैं। सही है? तो ऑफर प्रेयर एज यू सी मी प्रेइंग। सर कोई और बात उन्होंने बताई? बेटा उन्होंने प्रेयर के बारे में हदीस में एक और बात लिखी हुई है, नो प्रेयर इज एक्सेप्टेबल विदाउट फातिया। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कोई भी ऐसी रकात नहीं होती जिसमें सूरह फातिया नहीं पढ़ो। हर रकात के अंदर आप क्या पढ़ते हो? सूरह फातिया पढ़ते हो। ये बातें हमें कहाँ से पता चली? बेटा हमें हदीस से पता चली कि नो प्रेयर इज एक्सेप्टेबल विदाउट फातिया। सर जक़ात के बारे में कुछ बातें कही? जी बेटा जक़ात के बारे में ही उन्होंने बातें करी कि नो जक़ात इज पेएबल until a year passes over it। जब तक एक साल नहीं हो जाएगा आपको जक़ात देने की कोई जरूरत नहीं है। सर हमें समझ नहीं आई। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज खरीदी ज़कात के अंदर, तो अगर आज खरीदी, आज डेट है 14 जैन, अब 14 जैन के बाद वो अगले 14 जैन को मुझे उसकी क्या देनी पड़ेगी? ज़कात। सर ये ज़कात जो होती है ये इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है या फिर क्रिश्चियन? तो बेटा ये बेसिकली इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है। ज्यादातर लोग रमजान के अंदर ज़कात देते हैं। सर हमें ये बातें समझ नहीं आई। बेटा मैं वापसी समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर आप लोगों के लिए दूसरे टीचर बेस्ट रहेंगे। मेरे लिए जितना पॉसिबल मैं वही कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या है, आप ये बताओगे कि कुरान के अंदर क्या हुआ कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है एस्टेब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात, लेकिन उसका मेथड कुरान के अंदर नहीं मौजूद। ना प्रेयर का मौजूद है ना ज़कात का मौजूद है। फिर क्या हुआ कि हदीस में हमें एक्सप्लेन करा कि नो प्रेयर इज एक्सेप्टेबल विदाउट फातिहा। दूसरी बात क्या हुई? ऑफर प्रेयर एज यू सी मी प्रेइंग। उसके बाद क्या हुआ? ज़कात के बारे में बताया। ज़कात के बारे में बताया नो ज़कात इज पेएबल अंटिल अ ईयर पासेस ओवर इट। सर हमें समझ आ गया? बेटा अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। मैं जितना समझा सकता हूँ मैं उतनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद सर हमें दूसरी एग्जाम्पल दें। बेटा अब ये दूसरी एग्जाम्पल है कि हदीस किस तरीके से कुरान के साथ यूज होती है। अब जैसे कुरान के अंदर लिखा हुआ है द मैन हु commits zina flog each of them with 100 lashes। द मैन हु commits zina, ये मैन की सिर्फ बात नहीं हो रही, वुमेन की। द मैन एंड
वुमेन who commit zina flog each of them with 100 lashes। सर ये मैन एंड वुमेन आप बोल रहे हैं, जिना बोल रहे हैं, फ्लॉग बोल रहे हैं, बड़े मुश्किल अल्फाज बोल रहे हैं बेटा। इसका मतलब ये है कि जो बंदा, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, सही है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वो जिना करते हैं। सर जिना का मतलब क्या होता है बेटा? जिना का मतलब इंग्लिश में होता है एडल्ट्री। सर एडल्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर मेरी किसी से मैरिज नहीं हुई फिर भी मैं उससे क्या हूं कि फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर रह रहा हूं, तो उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं? एक जिना कर रहा हूं, मैं एक गलत हरकत कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे उसकी सजा मिलेगी। ये कुरान कहता है कि फ्लॉग ईच ऑफ देम विद 100 लैशेस। लेकिन होली प्रॉफिट ने क्या करा? होली प्रॉफिट ने उसको एक्सप्लेन करा। किस तरीके से सर एक्सप्लेन करा? हदीस ने थोड़ी सी उसके अंदर एक्सेप्शन ले आया। सर किस तरीके से एक्सेप्शन ले आया? जैसे हदीस के अंदर आप ये बताओगे कि होली प्रॉफिट ने क्या करा था? जो मैरिड मैन थे और वुमेन थे, मैरिड मैन एंड वुमेन, उनको 100 लैशेस नहीं मारे थे, उनके लिए क्या सजा दी थी? स्टोन्ड टू डेथ। सर हमें आपकी बात समझ नहीं आई बेटा, वापसी समझाता हूँ। देखो कुरान के अंदर ये कहा कि चाहे कोई मैन हो चाहे कोई वुमेन हो, अगर वो जिना करेगा, अगर वो कोई एडल्ट्री करेगा, अगर ऐसी लड़की के साथ वो एडल्ट्री कर रहा है जिससे उसकी शादी नहीं हुई, तो एडल्ट्री होती है। तो क्या होगा? और इसके अंदर दोनों का होगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल क्या होता है? एक होता है कि मैन एंड वुमेन दोनों की मर्जी के मुताबिक अगर वो दोनों एक फिजिकल रिलेशनशिप में है विदाउट एनी मैरिज, तो उनपे क्या होगा? 100 लैशेस पड़ेंगे। अब क्या हुआ? हदीस ने बोला कि अगर कोई मर्द या कोई औरत शादी हुई भी है उसकी और फिर भी वो ये ऐसी छिचोरी हरकत कर रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम फ्लॉग नहीं करेंगे। होली प्रॉफिट ने उनको स्टोन टू डेथ करा। स्टोन टू डेथ का मतलब है कि उसकी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा। उसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक जो भी जिसने ये ऐसी हरकत करी होगी उसको रखा जाएगा, उसको सब पत्थर मारेंगे जब तक वो मर नहीं जाएगा। सर अभी भी समझ नहीं आया बेटा, वापसी समझा रहा हूँ कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है द मैन एंड वुमेन हु कमिट जिना फ्लॉग ईच ऑफ देम विद 100 लैशेस। लेकिन हदीस उसके अंदर एक एक्सेप्शन ले आती है कि ऐसा सिर्फ अनमैरिड के साथ होगा। मैरिड वाले जितने भी मैन और वुमेन होंगे, अगर वो जिना करते हैं तो उनको क्या मिलेगी सजा? स्टोन टू डेथ वाली सजा मिलेगी। होप आपको समझ आ गया होगा। सर और कोई एग्जाम्पल बेटा? तीसरी एग्जाम्पल के अंदर आप ये लिखोगे कि हमारे पास कुरान के अंदर लिखा हुआ है द मेल एंड फीमेल। ये वाली वर्ड्स मैंने आपको पहले पैराग्राफ में भी लिखवाई है। द मेल एंड फीमेल ठीक कट दियर हैंड्स, उनके हाथ काट दो अगर वो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। लेकिन हदीस इसके अंदर एक एक्सेप्शन ले आती है। जैसे इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, लेकिन हदीस कहती है, हदीस एक एक्सेप्शन ले आती है। हदीस कहती है हैंड विल नॉट बी कट फॉर लेस देन 10 धर्म्स। हदीस कहती है कि अगर किसी के 10 धर्म से क्या होंगे? नीचे होंगे, अगर उसने 10 धर्म से नीचे की चोरी करी तो उसके हाथ नहीं कटेंगे। सर मैं तो 10 धर्म को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो तकरीबन वो 500 रुपए बनते हैं। अब 500 रुपए तो मैंने अपनी अम्मी के पर्स से चोरी कर लिए थे, तो मेरे तो हाथ कट जाने चाहिए थे। तो बेटा इसके अंदर बेसिकली सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। हमारे पास ये वर्स लिखी हुई है, 10 धर्म उस जमाने के जो थे उससे अकॉर्डिंग उन्होंने एक रिलेशन बनाया होगा, और उसके बाद जो है, और अगर आप 500 रुपए अगर अपनी अम्मी के पर्स से अगर चोरी करते हो तो आपको थोड़ी सी आनी चाहिए शर्म, और आप लोग क्या करो? अच्छे बच्चे बनो और उनसे पूछ के पैसे ले लो, सही है। लेकिन हाथ वाला जो ये चक्कर है कि हैंड विल नॉट बी कट फॉर लेस देन 10 धर्म्स, मतलब अगर किसी के 10 धर्म से जो है वो कम की चोरी होगी तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे, सही है। अगर 10 धर्म से ऊपर की चोरी करते हो तो हाथ कट जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर ऊपर की चोरी कर ली है तो आप लोगों के हाथ कट जाने चाहिए थे, लेकिन अभी आप लोगों का नसीब अच्छा चल रहा है कि आप लोग बचे हुए हो, सही है। सर हमें आपकी बातें समझ नहीं आ रही बेटा, वापसी समझा रहा हूँ कि कुरान क्या कहता है कि अगर कोई भी चोरी करे तो उसके हाथ काट दो। हदीस क्या कहती है? हदीस कहती है कि अगर वो चोरी 10 धर्म से छोटी है तो आप उसके हाथ नहीं काटोगे। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सर कोई और एग्जाम्पल दें बेटा? बिल्कुल दूंगा। चौथी एग्जाम्पल,
चौथी एग्जाम्पल के अंदर आप ये बताओगे कि कभी कभी कुरान कोई लॉ नहीं देता, कुरान कभी कोई लॉ नहीं देता, तो हदीस खुद लॉ देना शुरू कर देती है, हदीस अपनी तरफ से एक लॉ देना शुरू कर देती है। सर कोई एग्जाम्पल दें, कभी कभी हदीस खुद लॉ देती है, हदीस लॉ देती है, सही है। तो हदीस की आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे? सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लिखोगे कि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, सॉरी कुरान के अंदर कोई लॉ नहीं दिया हुआ लेकिन हदीस के अंदर दिया हुआ है कि फ्लैश ऑफ डोंकी, हदीस के अंदर ये बात होली प्रॉफिट ने बैटल ऑफ खैबर के अंदर बोला था कि फ्लैश ऑफ डोंकी क्या है? हराम है, सही है। तो फ्लैश ऑफ डोंकी हमारे लिए हराम है, ये बात कुरान के अंदर नहीं लिखी हुई लेकिन होली प्रॉफिट ने ये बात कही थी कि फ्लैश ऑफ डोंकी हराम है। सर हमने तो गलती से खा लिया था, तो बेटा अब आप लोग जो है, आप लोगों ने गलती से खाया है, जान पूछ के नहीं खाया। अगर आपको पता है तो फिर आप लोग अगर ये हरकतें कर रहे हो तो फिर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता था तो वो आप लोगों की गलती थोड़ी है। सर कोई और एग्जाम्पल ने, आपने बहुत ही बकवास एग्जाम्पल दी थी, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पार्ट of garment below ankle, part of garment below ankle for men is in fire। सर हम तो अपनी पैंट्स जितनी भी हैं वो सब नीचे रख के पहनते हैं बेटा, ये हमें जो हुक्म है ना, हमें ये हुक्म है कि हमारी पैंट्स क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए, फॉर मैन, सही है। वुमेन्स के लिए क्या होना चाहिए? वुमेन्स की एंकल से नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये हमें इस्लाम जो है वो एक अच्छी चीज है, सिखा रहा है। सर और कोई चीज बताएं बेटा, एक और हदीस जो है वो हमारे पास है, वो ये है कि सिल्क एंड गोल्ड इज लॉफुल फॉर मैन, sorry, is lawful for women and unlawful for men, for men। ये हमारे लिए जो है वो जितने भी मर्द हजरात हैं उनके लिए अनलॉफुल है। आपने सुना होगा कि सोना हराम है, सोना मतलब स्लीपिंग नहीं, सोना मतलब गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? हमारे लिए हराम है। और सिल्क भी, सर सिल्क के तो हम कपड़े पहन लेते हैं बेटा, सिल्क दूसरा वाला है जिसमें वो हम लोगों के लिए हराम है और अनलॉफुल है। और बाकी जो है हमारे पास, अच्छा ये चीज होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सर हमारा आंसर खत्म हो गया या नहीं हुआ? बेटा आप लोगों का आंसर बिल्कुल खत्म हो गया, सही है। तो ये हम लोगों ने पहला आंसर डिस्कस कर लिया कि हम किस तरीके से लॉ बनाएंगे। सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप वापसी समझा दें। बेटा सवाल आएगा, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना एज टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। तो आपके पास एक सवाल आएगा कि कुरान एंड सुन्ना किस तरीके से प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के अंदर वो लॉ बनाने में काम आती हैं। तो आप सबसे पहला पैराग्राफ किसका बनाओगे? कुरान का। कुरान की क्या बताओगे? तारीफें बताओगे। कुरान के अंदर सबसे पहले बताओगे कुरान इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, इट इज इंडिपेंडेंट सोर्स, ये सारे लॉस की ये फंडामेंटल सोर्स है, ये जो है हमारे लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस है। कुरान खुद कहता है देयर इज गाइडेंस फॉर दोज हु फियर अल्लाह। उसके बाद आप ये बताओगे कि कुरान जो है वो हमारे लिए क्या है, हमें लॉ भी देता है। क्या लॉ देता है? सबसे पहला मैंने आपको एक इनहेरिटेंस का बताया था कि इनहेरिटेंस के अंदर आपका क्या है कि एक जो मेल होगा उसके लिए क्या होगी, उसकी इनहेरिटेंस डबल होगी, मतलब उसकी एक मेल की जो इनहेरिटेंस होगी वो बराबर होगी दो फीमेल के, सही है। उसकी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दी थी। उसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद आप सर दूसरी चीज भी बताएं बेटा, मैंने आपको थेफ्ट की एक एग्जांपल दी थी कि चोरी जो है वो क्या थी, चोरी हम लोगों के लिए मना है कि जो कट होगा वो क्या होगा, हाथ हो जाएगा मेल एंड फीमेल थीफ का। तो ये कुरान ने लॉ दिया। सर हदीस पर हमने पढ़ा था कि हदीस किस तरीके से वर्क करती है, और फिर हदीस किस तरीके से, चार एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी, सही है। ये आप लोगों का आंसर, पहला वाला आंसर हो गया, सही है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आई एम रियली सॉरी, मैं वापसी नहीं समझा सकूंगा क्योंकि टाइम काफी कम है। उसके बाद बेटा मैं अब आप लोगों को दूसरा सवाल कराने चल रहा हूँ। दूसरा सवाल क्या आता है सर? बेटा दूसरा सवाल आएगा, मैं दोनों टाइप्स बता रहा हूँ, दोनों के अंदर एक ही आंसर होगा, सही है। राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ
Quran is used with other three sources. With other three सोर्सेस कितने मार्क का आएगा बेटा 10 मार्क का आएगा सर और कोई इसका घुमा फिरा के आ सकता है बेटा आएगा राइट एन अकाउंट हाउ of how four Islamic laws are used together कि ये चार सोर्सेस किस तरीके से यूज हो सकती हैं कितने मार्क्स में आ सकता है बेटा 10 मार्क में आ सकता है सही है तो आप लोगों के पास दो 10 मार्क के सवाल आ सकते हैं कि या तो राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ कुरान इज यूज्ड विद अदर थ्री सोर्सेस या फिर राइट एन अकाउंट हाउ फोर इस्लामिक लॉज आर यूज्ड टुगेदर तो दोनों के अंदर सर आंसर सेम होगा जी बेटा बिल्कुल आंसर इसका सेम होगा सर आप हमें पैराग्राफिंग बता दें बेटा सबसे पहले पैराग्राफ आप बनाओगे कुरान का P1 किसका बनाओगे सर P1 में हम कुरान में क्या लिखेंगे बेटा मैंने आपको जो पुरानी जितनी भी बातें बताई ना वो सारी बातें कुरान की वही वाली बातें लिखोगे सेम एज क्वेश्चन 1 सर हमने क्वेश्चन 1 नहीं देखा था हमने लेट ज्वाइन करा था बेटा मैं समझा देता हूँ लेकिन आप लोग प्लीज क्लास में जो है वो टाइम पे आया करें मैं समझा देता हूँ वापसी क्या लिखोगे सबसे पहले कि कुरान क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है सही है उसके बाद आप क्या बताओगे इट इज इंडिपेंडेंट सोर्स अगर ये कोई लॉ दे दे तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है सर और क्या बताएंगे जितने भी इस्लामिक लॉज है उसकी फंडामेंटल सोर्स उसकी प्राइमरी सोर्स कौन है ये फर्स्ट इन अथॉरिटी ये सबसे ऊपर अथॉरिटी के अंदर ये आती है फिर आप ये बताओगे इट इज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस कुरान क्या कहता है देयर इज गाइडेंस फॉर दोज हु फियर अल्लाह जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए इसमें क्या है गाइडेंस है फिर आप क्या बताओगे कि ये जो है बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ लॉस बताए हुए दो लॉस बताए हुए एक इनहेरिटेंस के बारे में बता दोगे कि इनहेरिटेंस के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रंस इनहेरिटेंस फॉर द मेल व्हाट इज इक्वल टू द शेयर ऑफ टू फीमेल्स मतलब एक मेल का जो शेयर होगा वो दो फीमेल्स के बराबर होगा सर और दूसरी एग्जांपल बेटा चोरी की एग्जांपल दी थी थेफ्ट की एग्जांपल दी थी थेफ्ट की जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी उस एग्जांपल के अंदर आप ये बताओगे कि हमारे पास जो है वो चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो उसके हाथ क्या कर दिए जाएंगे कट कर दिए जाएंगे सर अंग्रेजी में बता दें हमें नोट करना है बेटा एस फॉर द थीफ मेल और फीमेल कट ऑफ हिज और कट ऑफ his or her hands are punished by एक मिनट अच्छा सही है अच्छा सबसे पहले जो है वो मेरे पास इनहेरिटेंस के बारे में बताया था उसके बाद है चोरी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो कट देयर हैंड्स फॉर द मेल और फीमेल थीफ कट देयर हैंड्स तो ये सबसे पहले आप क्या बताओगे पैसेज पैराग्राफ 1 के अंदर बताओगे सर हम दूसरा पैराग्राफ क्या बनाएंगे बेटा आप P2 बनाओगे सर हम P2 क्या बनाएंगे बेटा आप हदीस के बारे में बताओगे सर हम हदीस में क्या बताएंगे बेटा आप हदीस के अंदर सबसे पहले बताओगे कि हदीस जो है वो क्या है इसके अंदर सर हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बेटा आप इसके अंदर सबसे पहले बताओगे हदीस की तारीफें सर हदीस की क्या तारीफें थी बेटा हदीस की आप तारीफें बताओगे इट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इट इज इंडिपेंडेंट सोर्स और इसकी कुरान खुद अथॉरिटी देता है कुरान कहता है नॉट डज ही स्पीक फ्रॉम हिज ओन इट इज नॉट बट अ रेवलेशन रिवील्ड सर और कुरान क्या कहता है बेटा कुरान सेज के ओबे अल्लाह एंड ओबे मैसेंजर सर और क्या कहता है बेटा हजरत आयशा ने कहा था कि अगर आपको जीता जागता कुरान देख रहे हैं तो आप किसको देख लें होली प्रॉफिट को देख लें कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द होली कुरान और हदीस और कुरान कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं जाएंगे विल नेवर कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर कुरान एंड सुन्ना विल नेवर कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर सही है उसके बाद आप क्या बताओगे आप एग्जाम्पल्स बताओगे सर हम कौन सी एग्जाम्पल्स बताएंगे बेटा सबसे पहले आप एग्जाम्पल बताओगे नंबर 1 मैंने आपको कौन सी एग्जाम्पल दी थी प्रेयर और जक़ात वाली वही एग्जाम्पल यहाँ पे एज इट इज क्या कर दोगे कॉपी कर दोगे सर कोई और एग्जाम्पल बेटा अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश ये करना कि आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 भी दे दो सर एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सी दे एग्जाम्पल नंबर 2 जो आप है वो आप दे दो जिना वाली किसकी वाली जिना वाली सर और एग्जाम्पल दे बेटा ज्यादा लंबी नहीं करना सिर्फ हदीस के अंदर आप जो है देखो हमें इसके अंदर सारी सोर्सेस कवर करनी है पहले हम क्या कर रहे थे सिर्फ
कुरान और हदीस का आंसर लिख रहे थे। अब जो हम आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर हम सारे आंसर्स लिख रहे हैं, जैसे हदीस का भी लिख रहे हैं, इजमा का भी लिखेंगे और कियास का भी लिखेंगे। तो अभी तक हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े। सबसे पहले हम कुरान की तारीफें बताएंगे और कुरान के 2 लॉज बताएंगे, एक इनहेरिटेंस वाला, एक थेफ्ट वाला। सर दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखेंगे बेटा? हदीस की तारीफें बताओगे, बता चुका। एग्जाम्पल 1 बताओगे कि प्रेयर और ज़कात वाली, एग्जाम्पल 2 बताओगे ज़िना वाली। सर अब हम तीसरा पैराग्राफ क्या बनाएंगे बेटा? आप तीसरा पैराग्राफ बनाओगे इजमा का। किसका बनाओगे? P3 इजमा। सर इजमा में हम क्या लिखेंगे बेटा? इजमा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था, तो काइंडली गौर से सुनिएगा और सारी चीजें अपनी क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर इजमा का मतलब बताओगे कि इजमा का मतलब क्या होता है, सही है? सबसे पहले आप ये बताओगे इजमा का मतलब होता है यूनानिमस डिसीजन ऑफ एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, सही है? मतलब जो कि जितने भी हमारे पास उलमाज हैं उनका एक यूनानिमस डिसीजन, एक मिलकर डिसीजन। सर आप इजमा की थोड़ी एग्जांपल देंगे बेटा? इजमा की आप एग्जांपल किससे ले सकते हो कि आपके पास बहुत से लोग मशवरा करके डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आपके घर के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी बाय होनी है तो आप लोग क्या करोगे? डिस्कशन करोगे, उसके बाद जो घर के बड़े हैं वो डिस्कशन करेंगे ना, आप लोगों की तो कोई सुनेगा ही नहीं। अगर आप बोलो मुझे बैरियर टाउन में घर लेना है, तो आपके अब्बू बोलेंगे तुम्हें नहीं पता कि काम काज होता है, हमें क्या करना होता है, ट्रैवलिंग होती है हमारी, हम जो है बैरियर टाउन से किस इतना दूर नहीं जा सकते। तो ये मशवरे किससे लिए जाते हैं? जो अक्लमंद होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अक्लमंद नहीं हो, जरूर अक्लमंद होगे, लेकिन जो उस वक्त अच्छा बच्चा होता है, अच्छी उसके पास नॉलेज होती है, जैसे अभी हम यूनानिमस डिसीजन की जो बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी कोई नहीं है, ये इस्लाम के बारे में। तो हम किसका यूनानिमस डिसीजन होगा? एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी के जो उलमाज होंगे उनका होगा। सर ये कौन सी सोर्स है बेटा? ये थर्ड सोर्स है। क्या है? थर्ड सोर्स। सर ये प्राइमरी सोर्स है बेटा? नहीं है, ये सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स का सर मतलब क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सोर्स का मतलब है ये डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब ये डिपेंडेंट ऑन कुरान है प्लस हदीस है, सही है? सर और बातें बताएं बेटा, और बातें आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इजमा इज द यूनानिमस डिसीजन ऑफ एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, सेकेंडरी सोर्स है, डिपेंडेंट है ऑन कुरान एंड हदीस। और क्या बातें आप बताओगे? अच्छा, उसके बाद आप ये बताओगे कि बहुत सारे जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? जैसे कि अच्छा आप इसमें एक वर्ड्स डाल सकते हो कि होली प्रॉफिट ने इसकी खुद गारंटी दी थी। होली प्रॉफिट ने इसकी खुद गारंटी दी थी, बोला था माय कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर, कि वो कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे, मतलब वो कभी भी गलत बात पे एग्री नहीं करेंगे, सही है? तो माय कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर खुद इजमा की एक गारंटी देता है कि इजमा जो है वो एक चीज बिल्कुल सही है, सही है? उसके बाद आप क्या बता सकते हो? इजमा की एग्जाम्पल्स बता सकते हो, सही है? तो इजमा की एग्जाम्पल्स। सर एग्जाम्पल्स के अंदर हम क्या बताएंगे बेटा? आप सबसे पहले इजमा की एग्जाम्पल्स के अंदर आप ये बता सकते हो कि जो इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था। अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो उसको पता होगा कि उसके अंदर इज्मा हुआ था। जैसे कि लोगों ने बैत देते हैं, जब कोई पहले जमाने में कैलिफेट बनता था ना, तो वोट्स नहीं होते थे, वो क्या करते थे? हाथ पे आके बैत देते थे कि हम आपको एज अ कैलिफ जो है वो कबूल करते हैं। सर हमने नहीं पढ़ा। अगर किसी ने एक अभी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल आया है, वो अगर देखा होगा तो उसके अंदर भी क्या होता है कि बैत दे रहे होते हैं। अगर फिर भी नहीं देखा तो फिर बेटा आप लोग ऐसे ही समझ लो कि ये बैत क्या होता है कि हाथ मिला के बोलते हैं कि हमने आपको कबूल कर लिया एज अ कैलिफ। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग इजमा डिसीजन करते हैं कि हम इनको कबूल करें या नहीं करें। फिर आप बता सकते हो जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान भी, वो किस में भी, वो भी आफ्टर डिस्कशन भी ना, जैसे हजरत उमर ने डिस्कशन करा, फिर हजरत अबू बकर को उन्होंने इंसिस्ट करा। उसके बाद आप ये बताओगे कि एक मजलिस शूरा थी, मजलिस शूरा के अंदर क्या होता था? डिस्कशन होता था, उसके बाद कोई ना कोई फैसला होता था। उसके बाद आप ये बताओगे कि जितनी भी हमारे पास और क्या एग्जांपल्स आप इजमा की दे सकते हो? काफी एग्जांपल्स है इजमा की।
जैसे कि आपके पास, लेकिन आप इजमा की काफी और एग्जाम्पल्स पे इतना फोकस नहीं करोगे, सही है। आप बाकी अदर एग्जाम्पल्स इजमा की दे सकते हो। सर आप अदर एग्जाम्पल्स इजमा की बता दें। बेटा जब हमारे पास एक मून जब हमें जो है वो बेसिकली दिख रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, मून के अंदर हम जब ये रवैयत हलाल कमेटी वाले बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली साइटिंग ऑफ मून जब होती है तो ये लोग देखते हैं, ये लोग अलग अलग जगहों से इनका फोन आते हैं कि हमें चांद दिखा, नहीं दिखा, या फिर दिखने वाला है, हमें यहाँ दिख गया। तो वो क्या होता है, आपके पास न्यूज आती है कि चांद की शहादत मिल गई, तो इसका मतलब होता है कि चांद की एक बंदे ने प्रूफ भेजा है कि उसको चांद दिख गया है, सही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी इज्मा होता है। सर और कोई इज्मा? बेटा और भी काफी इज्मा थे, जैसे कि आप ये भी बता सकते हो कि होली प्रॉफिट के लाइफ टाइम के अंदर भी इज्मा हुआ है, सही है। पेपर के अंदर ये पूछा गया था, इज्मा पे 10 मार्क का सवाल आया था, पेपर 2 में आया था। मैं आप लोगों को पेपर 2 में इंशाल्लाह वो सॉल्व कराऊंगा। लेकिन पेपर 2 में क्या सवाल आया था कि इज्मा पे 10 मार्क का, कि इज्मा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट। हालांकि ये सवाल गलत है, क्योंकि इज्मा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सीआई वालों ने पूछा है तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं लिख सकते सीआई वाले भाई आप गलत बोल रहे हो, हमें उनको क्या करना पड़ता है, जी हुजूर हम आपका आंसर लिखेंगे। तो हमें उनका आंसर लिखने की वजह से हमने लिखना पड़ता है कि जैसे कि बैटल ऑफ ट्रेंच जब हुआ था तो उन्होंने इज्मा करा, और काफी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप सिर्फ क्या बताओगे कि सम आर द एग्जाम्पल्स के इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर, कंपाइलेशन ऑफ कुरान और अदर एग्जाम्पल्स के अंदर आप साइटिंग ऑफ मून वाली एग्जाम्पल दे सकते हो, सही है। उसके बाद सर हम क्या बताएंगे, इसके बाद बेटा आप बताओगे कि हाउ कुरान इज यूज्ड विद इजमा, कि कुरान और इजमा किस तरीके से यूज होता है। तो बेटा आप सबसे पहले बताओगे कि कुरान कहता है prohibited to you are your mothers and daughters for marriage, कि आप अपनी अम्मी और से शादी और अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकते। सर सवाल ये पैदा होता है, अब एक क्वेश्चन आया, सही है। इजमा क्या होता है कि बेसिकली कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन के अंदर क्या होता है कि यूनानिमस एक डिसीजन होता है, और वो कभी भी इजमा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखनी है, सही है। अब कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोहिबिटेड टू यू, आप अपनी अम्मी और अपनी बेटियों से शादी नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी बेटी भी, मैंने उसको बोला आज से तुम मेरी क्या हो, बीवी हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इस्लाम हमें मना करता है। या फिर मैं अपनी अम्मी को जाके बोल रहा हूँ कि आप क्या मेरी बीवी बनेंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए ये मना है, प्रोहिबिटेड टू यू आर योर मदर्स एंड डॉटर्स फॉर मैरिज। सर अब हम इसमें क्या लिखेंगे, बेटा आप इसमें ये बताओगे कि उलमास ने इसको कंपेयर करा, और एक सवाल उनके पास आया, एक नया क्वेश्चन आया कि सर अगर हमारे पास जो है वो मदर्स एंड डॉटर से शादी नहीं कर सकते, जैसे कुरान कहता है मदर्स एंड डॉटर से शादी नहीं कर सकते, तो एक नया क्वेश्चन आया। सर क्या क्वेश्चन आया कि हम ग्रैंड मदर से शादी कर सकते हैं या फिर ग्रैंड डॉटर से शादी कर सकते हैं, ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर। तो उसका जवाब किस तरीके से कंपेयर हुआ, उसके लिए हुआ इजमा। इजमा किसका हुआ, ऑफ पीपल। और इजमा के अंदर उन्होंने क्या बोला कि हम ना किसी ग्रैंड मदर से शादी कर सकते हैं। उन्होंने इजमा के अंदर एक डिसीजन ले लिया कि अगर ये कुरान में ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन एक सेंस वाली बात है कि अगर आप अपनी अम्मी से शादी नहीं कर सकते तो आप अपनी दादी और नानी से भी शादी नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकते तो आप अपनी पोती, पोती होता है और एक और शायद नवासी होता है, इस तरीके का होता है, तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। तो इजमा का जो डिसीजन है वो ये आया कि आप ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स से शादी नहीं कर सकते, सही है। तो ये आप एक एग्जाम्पल लिख दोगे, से शादी नहीं कर सकते। सर हम और कुछ लिखें, बेटा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बनाओगे चौथा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ में क्या बताओगे, क्यास। सर क्यास में हम क्या लिखेंगे, बेटा सबसे पहले क्यास का है ना मतलब समझाओगे। क्यास आप सबसे पहले इसका एक मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, ये बेसिकली कंपैरिजन होता है बिटवीन नोन एंड अननोन। सर ये नोन एंड अननोन आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा।
बेटा नोन एंड अननोन सोर्सेस का मतलब है कि नोन वो जो कि कुरान या हदीस के अंदर लिखा हुआ है, सही है, जो कि कुरान या फिर हदीस के अंदर लिखा हुआ है। सर अननोन क्या होता है बेटा? अननोन का मतलब है, अननोन का मतलब है नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है कि अननोन के अंदर न्यू क्वेश्चन है, और नोन क्या है? जो कुरान और हदीस के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके अंदर आप क्या बताओगे कि कियास बेसिकली क्या होता है कि नोन एंड अननोन को कंपैरिजन करता है। सर नोन क्या होता है? वो चीजें जो कि कुरान और हदीस के अंदर लिखी हुई है। सर अननोन क्या होता है? जो नया क्वेश्चन मौजूद हो रहा है, सही है। उसके बाद क्या हुआ सर? कियास की कोई गारंटी दी गई है? जी बेटा बिल्कुल दी गई है। उसकी आप गारंटी किस तरीके से दी गई है? एक दफा क्या हुआ कि होली प्रॉफिट और हजरत माज के बीच में एक डिबेट हो रही थी। जैसे कि हजरत माज एक जगह पे रूल करने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? हजरत माज एक जगह पे रूल करने जा रहे थे। तो होली प्रॉफिट ने पूछा कि अगर आपके पास कुरान, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, मतलब कुरान एंड सुन्ना से कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो हजरत मास ने रिप्लाई करा, हजरत मास ने बोला, आई विल मेक इज्तिहाद ऑफ माय ओपिनियन। मैं क्या करूंगा? अपना ओपिनियन कियास करूंगा, मतलब। तो उसको होली प्रॉफिट ने क्या कर दिया था? अप्रूव कर दिया था। क्या कर दिया था? अप्रूव। इसका मतलब कि कियास एक चीज जो है वो बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन पेपर में कुछ सवाल आएंगे 4 मार्क के, वो मैं आप लोगों को अभी इंशाल्लाह सॉल्व करा दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कियास क्या था। कियास क्या था? बेसिकली कियास इज द कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन सोर्सेस। दूसरी चीज आपको क्या बतानी है कि नोन सोर्सेस वो सोर्सेस होती हैं जो कि कुरान एंड हदीस के अंदर वर्सेस लिखी हुई हैं। अननोन सोर्सेस क्या होती हैं? जो नया क्वेश्चन आता है। कियास के अंदर गारंटी किस तरीके से मिली? हजरत वहां से एक दफा रूल करने जा रहे थे, होली प्रॉफिट ने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला, आई विल मेक इज्तिहाद ऑफ माय ओपिनियन। तो उसको होली प्रॉफिट ने क्या कर दिया था? अप्रूव कर दिया था, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे? आप एग्जाम्पल बताओगे, जैसे कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है, कुरान के अंदर सबसे पहले एक बात लिखी हुई है, ओ यू हु बिलीव when call is pre- when call is proclaimed to prayer on Friday, go to the remembrance of Allah and leave off your business। सर इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी मुश्किल अल्फाज है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है, कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर आप बिलीव करते हो और जब आपको अजान आए फ्राइडे की, तो आप अपने जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब बंद करो और नमाज पढ़ने चले जाओ। सर ऐसा वाकई होता है बेटा? होता है। किस तरीके से होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है वक्फा बराए नमाज। तो इसका मतलब वो नमाज पढ़ने गए हुए, वो कहीं और नहीं गए हुए, सही है। तो वो नमाज पढ़ने जब जाते हैं तो उस पे वक्फा बराए नमाज होता है, और उस पे वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सर एक सवाल आया, अच्छा देखो एक चीज है, मैं आप लोगों को कियास डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। कियास में अकॉर्डिंग जो लंबा वाला है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, सही है, मैं आप लोगों को वर्बली समझाऊंगा। जो कियास के अंदर है ना, बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। सबसे पहले एक चीज होती है असल। सर असल क्या होता है बेटा? असल वो चीज होती है जो कि कुरान के अंदर लिखी हुई होती है। तो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है? ओ यू हु बिलीवर व्हेन कॉल इज प्रोक्लेम टू प्रेयर ऑन फ्राइडे, गो टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह एंड लीव ऑफ योर बिजनेस। ये असल है, सही है। असल, ASAL, ये असल है। सर दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? इसके अंदर दूसरा फैक्टर होता है फार। क्या होता है? फार। सर ये फार क्या होता है बेटा? फार होता है न्यू क्वेश्चन, सही है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होता है कि एक पुराने क्वेश्चन को नए, जैसे नोन सोर्स को अननोन सोर्स से कंपेयर करते हैं, तो एक चीज ऑलरेडी कुरान के अंदर लिखी हुई है लेकिन लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, तो नया क्वेश्चन जो होता है उसको हम कहते हैं फार। और ये एक नया क्वेश्चन क्या आया
ये क्वेश्चन आया कि भाई अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो हमें हर एवरी ट्रांजेक्शन को क्लोज कर देना है। ये क्वेश्चन था, एवरी ट्रांजेक्शन क्लोज कर देनी है, ये सवाल आया। सही है, तो ये क्या कहलाएगा? फॉर। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे? इसका तीसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? इसका तीसरा फैक्टर होता है इल्ला। इल्ला का मतलब होता है कॉमन कॉज। क्या होता है? कॉमन कॉज। कॉमन कॉज मतलब या फिर लिंकिंग कॉज। मतलब सर आपको कुरान के अंदर क्यों कहा है कि आप अपना बिजनेस बंद करो? कुरान के अंदर इसलिए आपको कहा है कि बिजनेस बंद करो क्योंकि आपकी नमाज छूट जाएगी। सही है। दूसरा क्वेश्चन आया कि हमें हर चीज की ट्रांजैक्शन बंद कर देनी चाहिए। तो बेटा आपको हर चीज की ट्रांजैक्शन बंद कर देनी चाहिए। क्यों बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन से आपकी नमाज छूटेगी, आपकी बिजनेस से भी नमाज छूटेगी, और अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो नमाज के वक्त तो भी आपकी चीज छूटेगी। तो इसमें लिंकिंग कॉज ये है कि आपकी फ्राइडे की जो प्रेयर है वो क्या हो जाएगी? वो निकल जाएगी, फ्राइडे प्रेयर मिस हो जाएगी। ये इसका लिंकिंग कॉज है। तो इसकी वजह से लोगों ने इसका एक हुक्म निकाला, इसकी न्यू रूलिंग निकाली। हुक्म का मतलब होता है न्यू रूलिंग। न्यू रूलिंग के अंदर आप क्या बताओगे कि इन्होंने एवरी ट्रांजेक्शन मतलब एक नया रूल निकाला कि जैसे कुरान के अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ किसको, बिजनेसेस को बंद कर देना है। नई रूलिंग क्या आई कि एवरी ट्रांजेक्शन को आपको ऑफ कर देना है, मतलब उसको उस वक्त फॉलो नहीं करना। सही है, तो ये हुक्म है। सर हमें आपकी बातें समझ नहीं आती, आप बहुत तेज तेज बोलते हैं। बेटा वापसी समझा रहा हूँ। क्यास, क्यास के अंदर सबसे पहले आप ये बताओगे कि क्यास होता क्या है? इट इज द कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन सोर्सेज। नोन सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर लिखी हुई है। सही है। अननोन सोर्सेज वो होती हैं जो नया क्वेश्चन होता है। सर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आप लिखोगे ये क्या है? फोर्थ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, ये डिपेंडेंट है ऑन कुरान एंड हदीस। उसके बाद आप एक इसकी एग्जाम्पल लिखोगे। जैसे कुरान कहता है कि जब आपको नमाज के लिए बुलाया जाए तो आप अपने जितने भी बिजनेसेस हैं, अगर आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई ऑफिस है, तो आप सामान बेचना बंद कर दो और अपने बिजनेसेस बंद करके कहाँ चले जाओ? छोड़ के, दुकान छोड़ के चले जाओ। सर उसके बाद हमें नया क्वेश्चन आया। जैसे एक कुरान की बात है, अब एक नया क्वेश्चन आया। क्या नया क्वेश्चन आया? कि हम अगर कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो हमें वो भी नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर अगर हम किसी और काम के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और चीज के लिए जा रहे हैं तो हमें वो भी नमाज के वक्त नहीं करनी चाहिए। तो ये नया क्वेश्चन आया, इसको हम कहते हैं फार। सही है। और जो चीज लिखी हुई थी कुरान के अंदर कि आप अपने बिजनेसेस बंद कर दो, उसको हम कहते हैं असल। दूसरी चीज क्या थी? फार। फार मतलब कि आपको हर चीज छोड़ देनी है, ये क्वेश्चन है। तीसरी चीज है इल्ला। इल्ला का मतलब होता है लिंकिंग कॉज। लिंकिंग कॉज क्या है? कि हर चीज की वजह से आपकी नमाज जाएगी, इसीलिए मना किया गया है कि आप हर चीज बिजनेसेस बंद कर दो कि आपकी नमाज छूट जाएगी। तो फिर एक नया रूलिंग आई, न्यू हुक्म आया। हुक्म ये आया कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करनी। सर हमें समझ नहीं आया बेटा, आपको होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो माजरत आप लोगों से, लेकिन मैं जितना समझा सकता था मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने समझा दिया। सर सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ के सवालात हो गए? जी बेटा बिल्कुल हो गए। अब हम 4 मार्क के इसके डिस्कस कर रहे हैं जल्दी जल्दी। 4 मार्क में सबसे पहले इसका आएगा कि वाई स्कॉलर्स कियास को सपोर्ट नहीं करते। किसको सपोर्ट नहीं करते? कियास को सपोर्ट नहीं करते। कितने मार्क्स में आएगा? 4 मार्क्स के अंदर। सर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप ये बताओगे, इसके अंदर अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। सही है। इसके अंदर क्या होता है? मैंस एनालिसिस। क्या होता है? मैंस एनालिसिस, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद आप ये बताओगे कियास टोटली डिवाइन नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है। टोटली डिवाइन नहीं है, हम इसके अंदर अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। उसके बाद आप क्या बताओगे कि बहुत सारी चीज जो है ये रिलायबल नहीं होता। जैसे कि इसके अंदर मैन का क्या है? एनालिसिस है, जिसकी वजह से ये रिलायबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बच्चे का सवाल आया है मेरे पास व्हाट्सएप पे,
हाउ अकल इज डिफरेंट फ्रॉम कियास। बेटा अकल बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं अकल, लेकिन आपका अकल पे कोई मुझे सवाल आज तक दिखा नहीं। अगर आपको दिखा है तो आप मुझे जरूर भेजें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। लेकिन अकल बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है। मेंस एनालिसिस टोटली डिवाइन नहीं है, रिलायबल नहीं है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि बेसिकली इसके अंदर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर इसके अंदर एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्या है, पर्सनल ओपिनियन, तो लोग उसको अपने फेवर में बनाते हैं। मतलब अपना जो रूलिंग बनाएंगे वो अपने फेवर में बनाएंगे, इसकी वजह से ये रिलायबल नहीं है। इसलिए काफी स्कॉलर्स इसको क्या कर देते हैं, इसको मानते नहीं है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि वो अपने बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी चीजें बना सकते हैं। उसके बाद आप ये बताओगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स, हर स्कॉलर का, एवरी स्कॉलर का कियास जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। कियास क्या होगा, डिफरेंट, तो बहुत से लोगों की क्या हो जाएंगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये वाला जो है वो सवाल समझ आ गया होगा। उसके बाद एक सवाल आया, हाउ यूजफुल इज्मा एंड कियास when dealing with modern issues। मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कितनी हद तक इंपॉर्टेंट है। सही है। तो ये कितने मार्क का आया था, ये 4 मार्क का आया था। सर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो आप ये बोलोगे कि जो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं वो हमें क्या देती हैं, बेसिक, उसकी जो फिनिशिंग होती है वो बाकी की सोर्सेस करती हैं। सही है। आप ये बताओगे कि कुरान और जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्लॉलेस है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स इतनी मौजूद नहीं है, इतनी डिटेल्ड में मौजूद है। मौजूद हर चीज है, क्यों, क्योंकि कुरान कंप्लीट है, लेकिन उतनी डिटेल में मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, सेकेंडरी सोर्स की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है, सेकेंडरी सोर्स की नीड पड़ती है। सर और क्या बात है हम लिखेंगे, आप ये बताओगे कि हमें जो है बेसिकली कि इतनी एडवांसमेंट आ रही है, तो हमें क्या करना है, एडवांसमेंट की वजह से हमें न्यू टीचिंग्स चाहिए, और हर चीज के अंदर हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस हो रही हैं, और बहुत सारे मॉडर्न टाइम के इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका आंसर ढूंढना पड़ता है। तो हमें अल्लाह ताला ने एक चीज अप्रूव कर दी कि आप इजमा भी कर सकते हो, कियास भी कर सकते हो, ताकि हम लोग भटक नहीं जाए, हम लोग किसी गलत राह पे नहीं निकल जाए। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि एग्जाम्पल्स बता सकते हो कि जैसे कि उस जमाने के अंदर गांजा नहीं होता था, एलएसडी। अब जिसको गांजा और एलएसडी नहीं पता, मैं आपको ये बता दूं, ये बेसिकली चरसों की टाइप्स होती हैं। सही है। ज्यादातर मेल स्टूडेंट्स को पता होगा, फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। एलएसडी, गांजा उस जमाने में नहीं होता था, उस जमाने के अंदर शराब होती थी। तो वो चीजें जो है अब एडवांसमेंट आ रही है। अब जैसे आइस का नशा हो रहा है, उस जमाने में किसी का हमने सुना कि कोई आइस का नशा कर रहा था, या मेरे दादा परदादा आइस के नशे कर रहे थे, ऐसा हमने नहीं सुना। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 10 क्लास के, 11 क्लास के क्या कर रहे हैं, वो आइस के नशे कर रहे हैं। तो एडवांसमेंट आ रही है, तो उसके लिए हमें किसकी नीड है, इजमा एंड कियास की। सर आप और बातें बताएं, बेटा और बातें आप ये बताओगे कि किस तरीके से न्यू इश्यूज को सॉल्व करना है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए यूजफुल होता है, जो यूजफुल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विच आर used to solve problems which are unclear। सर कहाँ पे unclear है, इन कुरान एंड सुन्ना। सही है। होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब जल्दी से मैं आपको एक और इसका क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके बाद एक सवाल आया, do you think that both ijma and qiyas are equally important for solving present day issues। तो आप क्या बताओगे, yes they both are equally important। सवाल क्या है, मैं लिख रहा हूं सवाल, क्या इज्मा एंड कियास इक्वली इम्पोर्टेंट है। सवाल आया, इक्वली इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इक्वली इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये 4 मार्क के अंदर आएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। सर क्यों इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आप बोलोगे बोथ जो है वो यूज बाय प्रीवियस जनरेशन, यूज बाय
सर आप एग्जाम्पल ने बेटा, मैंने आपको पहले ही एक एग्जाम्पल बताई थी कि होली प्रॉफिट ने खुद कहा कि माय कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर, तो इजमा की उन्होंने गारंटी दे दी। ऐसे ही हजरत मास जब जा रहे थे तो उन्होंने जब पूछा होली प्रॉफिट ने कि आप किस तरीके से रूल करोगे अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला था, उन्होंने कहा आई विल मेक इज्तिहाद ऑफ माय ओपिनियन। तो ये क्या है भाई, सारी चीजें जो हैं वो यूज्ड बाय प्रीवियस जनरेशन, ये दोनों यूज्ड बाय प्रीवियस जनरेशन है। उसके बाद आप क्या बताओगे, आपके पास बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि जो मॉडर्न टाइम के जो न्यू इश्यूज हैं उसके अंदर आपके पास एक सोर्स एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मेरे पास दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सही है, जैसे कि मेरे पास बहुत से इश्यूज सिर्फ कियास वो इजमा कर सकता है और बहुत से प्रॉब्लम सिर्फ कियास। दूसरा आप ये बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, तो आप सारी बेसिकली बता सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि बहुत से लोग जो है वो क्यास को सपोर्ट नहीं करते, तो उसके लिए हमें किसकी नीड है, इजमा की नीड है। इसी तरीके से इजमा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत से लोग चाहिए होते हैं जो कि हमें पढ़े लिखे लोग हो। तो हर जगह हमारे पास पढ़े लिखे मौजूद नहीं होते, तो एवरी कंडीशन के अंदर बोथ जो है वो एवरी कंडीशन में यूज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से एवरी कंडीशन में यूज नहीं हो सकती। सर इस पे और कोई सवाल आ गया है बेटा इसके अंदर, आप बेसिकली, और आप ये बता सकते हो, एक और सवाल आया है, वाई कुरान इज इम्पोर्टेंट। तो कुरान की सारी क्या लिख दोगे, तारीफें लिख दोगे। सर हम क्या लिखेंगे, आप ये बताओगे, फाउंडेशन ऑफ टीचिंग्स, जितनी भी टीचिंग है उसकी फाउंडेशन कौन है, कुरान है। सर और थोड़ी बातें बताएं, तो आप ये बताओगे कि ये हमारे लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस है। सर सोर्स ऑफ गाइडेंस की कोई कोटेशन बताएं। बेटा कोटेशन मैंने आपको लिखवाई थी, क्या कोटेशन लिखवाई थी, कि देयर इज गाइडेंस फॉर दोज हु फियर अल्लाह। सर और बातें बताएं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि व्हाट गॉड वांट्स, हमसे खुदा चाहता क्या है असल में। हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम उल्टी चीजों के अंदर लगे हुए। हमें अगर हम कुरान पढ़ लें तो हम सीधी राह पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है, और क्या फायदे होंगे, आप राइट वे पे चलोगे। कहाँ पे चलोगे, राइट वे पे। कुरान खुद इसकी गारंटी देता है कि इंडीड दिस कुरान गाइड्स टुवर्ड्स द मोस्ट राइटियस वे, आपको सीधी राह पे निकाल देता है। उसके बाद आपके पास क्या गया, जब आप गाइडेंस फॉलो करोगे तो आप क्लोजर टू अल्लाह हो जाओगे, और उसके बाद आप क्या हो जाओगे, आप अल्लाह की प्रोटेक्शन के अंदर आ जाओगे। किस में आ जाओगे, अल्लाह की प्रोटेक्शन के अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर और कोई बातें बताएं। बेटा आप ये बताओगे कि ये प्राइमरी सोर्स है, इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर ड्राइविंग लॉज, ये प्राइमरी सोर्स है। तो ये प्राइमरी सोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर मेकिंग लॉज यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज। क्यों, क्योंकि इजमा और कियास बगैर कुरान और सुन्ना के तो काम कर ही नहीं सकता। सही है। उसके बाद एक और सवाल आया बेटा, एक और सवाल क्या आया, कि कुरान जो है वो रेलिवेंट नहीं है जैसे वो 1400 साल पहले था। आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, सही है। कुरान रेलिवेंट नहीं है 1400 साल तक जितना पहले रेलिवेंट था, तो आप लिखोगे मैं डिसएग्री करता हूं, यह हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, डिसएग्री करता हूँ। क्यों डिसएग्री करता हूँ बेटा, सबसे पहले आप ये बताओगे कि कुरान जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज रेलिवेंट है। क्यों बेटा, ये एक जनरेशन के लिए नहीं था, ये फॉर ऑल मैनकाइंड था, फॉर ऑल जनरेशन था। सही है। सर और थोड़ी बातें बताएं। बेटा आप ये बताओगे कि ये अदर रिवील्ड बुक्स जो थी वो सारी करप्ट हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी खुद गारंटी ली है ये करप्ट नहीं होगी। क्यों करप्ट नहीं होगी, कुरान कहता है। सर कुरान क्या कहता है, वी हैव इंडीड सेंट डाउन दिस कुरान एंड वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। उसके बाद आप क्या बताओगे कि होली प्रॉफिट के जब डिमाइस हो गया, होली प्रॉफिट का जब इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जितनी भी सारी चीजें थी, होली प्रॉफिट की लाइफ को हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुरान है और हम क्या कर सकते हैं, उससे हम अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद आप ये बताओगे
कि ये अभी भी हमारे पास रेलेवेंट है। लोग क्या करते हैं, हाफिज बनते हैं, उसको हमारे घर में ये डेली क्या हो रहा होता है, रिवाइज हो रहा होता है। हम नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे पेरेंट्स जरूर पढ़ते हैं उसको। क्या करते हैं, उसको डेली रिवाइज करते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हैं। आप लोग भी बचपन में पढ़ते थे, अब शायद नहीं पढ़ते होगे, लेकिन हम लोग उसको डेली रिवाइज करते हैं, अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस है। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे, एक सवाल आया, गिव एन एग्जाम्पल टू शो हाउ कुरान कुड बी यूज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ कियास। ये 4 मार्क में आया, तो आप क्या सिंपली दोगे, आप कुरान और कियास की एक सिंपल एग्जाम्पल दे दोगे। सही है, आप कुरान और उसकी एक सिंपल एग्जाम्पल दे दोगे और उसके अंदर आप चुपचाप आप उसको बता दोगे कि भाई कुरान और कियास इस तरीके से यूज होता है। मैं आपको ऊपर एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। फिर आपके पास एक सवाल आएगा, व्हाई डू सम लीगल स्कॉलर्स रिजेक्ट द यूज ऑफ कियास। तो मैं आपको ऑलरेडी वो सवाल बता चुका हूँ। होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये हम लोग बस क्लास जो है वो आज एंड कर रहे हैं। सही है, अल्लाह हाफिज।